नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन वाली दोस्तों क्लासेज चल रही थी। एसी थ्योरी यानी फंडामेंटल एसी हमने उसमें पढ़ा था। डेफिनेशन और वो सब कंप्लीट हो गई है। एक छोटा सा टॉपिक है इक्वेशन वाला, यानी समीकरण जो बनती है ना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इक्वेशन दे देते हैं, उसमें से कुछ भी पूछ लेते हैं, और इक्वेशन बनी कैसे उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यानी इक्वेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि समीकरणों की एक अलग से क्लास दे दें ताकि ढूंढना आसान हो जाए हमारे लिए। फिर न्यूमेरिकल होगी आगे क्लासेज, फ्रीक्वेंसी, आरएमएस और पीक, उन सब का एक अलग से पूरा चैप्टर बनेगा, मतलब क्लास बनेगी। तो इस टॉपिक को आप समझने का प्रयास करें। बड़े एग्ज़ाम जब भी होते हैं, जैसे यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, ये पूछ लेते हैं। दिल्ली मेट्रो ने पूछ लिया था मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन एग्ज़ाम में। MP PGCL का 2019 में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था। ये बहुत बड़े लेवल का है, डिप्लोमा या डिग्री लेवल का है, लेकिन टॉपिक समझना चाहिए क्योंकि IIT में भी जाते हैं क्वेश्चन। तो आओ शुरू करते हैं, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे पहली बात आती है, हम समीकरण को लेकर लिखते हैं कि वो आती कैसे है। ना भी लिखे ना तब भी आपको ध्यान रखना है, चाहे वोल्टेज के बारे में हो चाहे करंट के बारे में हो, ये समीकरण हमेशा मैक्सिमम मान के सापेक्ष होती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी यहाँ कई बार लिख दिया जाता है, ठीक है ना, V मैक्सिमम बराबर लिख देता है। और अगर ना लिखे तो मैं तो आपको एक्चुअल जो एग्ज़ाम में आएगी ना उसी तरीके की लिखवा रहा हूँ, एग्ज़ाम वाला लिख करके नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करवा देता हूँ। V लिखा होगा और यहाँ पर मान लिखा होगा, जिसमें क्या लिखा होगा, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। बस ये है समीकरण। अब चाहे ये वोल्टेज की हो चाहे करंट की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करंट की भी समीकरण इसी तरह से होगी, I, फिर I मैक्सिमम और साइन ओमेगा टी। इतनी सी समीकरण है, इसमें से देखो दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं। आप हल करेंगे तो है, यूपी पीसीएल के प्रीवियस पेपर आपने देखे होंगे, पढ़ा करो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, लेकिन प्रीवियस एग्ज़ाम सबके देखा करो। उससे क्या एक अनुभव मिलता है कि एग्ज़ाम वाला लगभग क्या पूछेगा हमसे। तो एग्ज़ाम कोई भी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर सबके पढ़ लिया करो, है ना। कुछ मेहनत देखो खुद को भी अलग करनी होती है और उसे हटकर करना होगा। सब पढ़ते हैं, एक जैसा पढ़ते हैं, हम इतना पढ़ा रहे हैं तो सबको ही पढ़ा रहे हैं, आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो आगे निकल जाओगे। अब सुनो, इस पूरे समीकरण की व्याख्या क्या है। पूरे समीकरण की व्याख्या ये है कि यहाँ तो देखो स्पष्ट मैंने लिख कर दे दिया, लेकिन वो तो क्या करेगा कि कोई एक आंकड़ा लिख कर देगा। जैसे गुरुजी यूँ लिख देगा वो 100 साइन 50 पाई टी, और 50 टी सीधा भी लिख दे, पाई ना भी लिखे तो भी, मतलब एक इस तरह की समीकरण लिखी हुई अपन को यहाँ मिलेगी। जैसे मान लो करंट के मामले में मिल जाएगी 10 साइन, और फिर मान लो 100 पाई टी, ऐसे लिखा हुआ मिल गया। तो अब यहाँ इसने ये नहीं लिखा ना कि ये 10 एम्पियर या 100 वोल्ट जो है वो क्या है। तो आपको इस समीकरण से दो बातें निष्कर्ष के तौर पर निकालनी है, दोनों ही बहुत काम की है, अच्छे से समझना है, डीपली नोट करना है चीज़ों को। सबसे पहला पॉइंट आपको बता दूं कि इस साइन के पास जो भी वैल्यू लिखी रहती है ना, जैसे मैंने तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया था मैक्सिमम, लेकिन इस एग्जाम्पल में देखो 100 के बाद में सीधा हमने साइन लिखा हुआ है, कहीं पर भी मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज ऐसा कोई नाम अपन ने लिखा ही नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है, मैं थ्योरेटिकल लिखवा देता हूँ ताकि आप याद रखें। साइन के पास लिखी गई वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है। वो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में हो सकती है, वो करंट के रेस्पेक्ट में हो सकती है, कोई भी समीकरण हो, साइन के पास लिखा गया मान, देखो इससे शुद्ध भाषा में, इससे खड़ी भाषा में कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। साइन के पास लिखा गया मान सदैव शिखर मान होता है। अब देखो इसे आप शिखर समझ लो, पीक वैल्यू समझ लो, वो कोई बात नहीं, ठीक है। सदैव कौन सा होता है, शिखर मान होता है। बताओ बात समझ में आई क्या। यानी यहाँ से अगर इस समीकरण में से
कोई मुझसे ये पूछे कि बताइए पीक वैल्यू कितनी है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 100 वोल्ट होगा। इस समीकरण में कोई मुझसे ये पूछे कि बताइए धारा का पीक मान कितना है, तो मेरा उत्तर क्या होगा? 10 एम्पियर। बताओ बात समझ में आई क्या? यदि हाँ तो आ जाओ दूसरा कि इस टाइम के पास जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो सुनना ध्यान से। टी के पास लिखा गया मान कोणीय आवर्ती के बराबर होता है। कोणीय आवर्ती को मैंने क्या लिखवाया था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसका मान होता है? कोणीय आवर्ती को। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से दर्शाते हैं, जो पाई रेडियन में ली जाती है। जैसे यहाँ अगर कोई मुझसे ये कहे कि ओमेगा का मान कितना है, तो कितना है? 50 पाई है। इस समीकरण में कोई मुझसे कहे कि ओमेगा का मान कितना है, तो 100 पाई है। बताओ बात समझ में आई क्या? कोई समस्या नहीं है। इस समीकरण में से क्वेश्चन कैसे आएंगे? वापस उसी पॉइंट पर आते हैं। पहली बात तो आपको समीकरण ही समझ में आ गई ना? ठीक बात है। समीकरण बनती कैसे है? कई बार अपोजिट क्वेश्चन आ जाता है। समीकरण यूँ बनती है कि आपको यहाँ हमेशा मैक्सिमम मान लिखना है। क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया हुआ है कि आरएमएस दिया हुआ है, पहले आपको सोचना पड़ेगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। समीकरण को आप हल्के में मत लेना, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना? इसको बाद में लिखवाऊंगा। अब आओ सबसे पहले तो कि जो साधारण समीकरण लिखी होती है उसमें कई बार थीटा जोड़ देता है। मान के सापेक्ष उस थीटा को आगे या पीछे कैसे ले जाना है, सुनते जाना ध्यान से। पहला पॉइंट मेरा ये है, v बराबर 100 साइन, कोई वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई भी मान लिख देता हूँ, 100 पाई टी लिख करके, और इसको मैं माइनस कुछ भी 30 डिग्री 0 डिग्री, चलो एक बार इसको इतना लिखते हैं 100 पाई टी, ये मैंने इतना सा लिख दिया। अब इसको चाहे तो आप दो समीकरणों के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, यानी वोल्टेज के दो मान देख सकते हैं, या वोल्टेज और धारा के सापेक्ष देख सकते हैं। अगर वोल्टेज के दो मान के सापेक्ष देखना है तब तो V1 और V2 ऐसे दो लिखे हुए आएंगे, और अगर वोल्टेज और करंट के सापेक्ष देखना है तो वहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर करंट होगा। और करंट कैसे होगा? 100 पाई टी माइनस 30 डिग्री। अब सुनो ध्यान से, ये बहुत बढ़िया चीज़, इसी पॉइंट को समझना है। पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि बताइए परिपथ में करंट और वोल्टेज में संबंध क्या है। देखो यहाँ जब कुछ भी नहीं लिखा तो समझना है कि ये एक बेस लाइन है। किस पर है? आधार रेखा पर है, और इसमें बाकी सारे डेटा सेम है। यहाँ देखो माइनस 30 डिग्री का मतलब है कि वो 30 डिग्री पीछे है। वोल्टेज से कहाँ दर्शाना है? 30 डिग्री पीछे। बताओ बात समझ में आई क्या? यानी उपरोक्त समीकरण के अनुसार मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ। समीकरण के अनुसार करंट वोल्टेज से, दिखाई तो दे रहे हैं? हाँ, वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे है। बताओ बात समझ में आई क्या? करंट और वोल्टेज के बीच में जो अंतर होता है इसे कोस फाई से दर्शाते हैं। यानी अगर कोई आपसे ये कहे कि I और V में संबंध कितना है या फेज अंतर कितना है, तो यहाँ करंट और वोल्टेज में फेज अंतर 30 डिग्री का है। फेज अंतर को बोलते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान 30 डिग्री है, तो अब आपको क्या करना है? कोस में फाई का मान निकाल देना है, जिसे अपन पावर फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है? कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 0 का होता है इकाई, बाद में 30 आ गया तो कोस 30 का 0.866, कोस 45 का होता है 0.707, कोस 60 का होता है 0.5, और 90 का होता है 0। तो
तो यहाँ पर cos 30 का 0.866 आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए परिपथ का पावर फैक्टर कितना है, परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज अंतर कितना है। ये समीकरण देकर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? अब दोबारा सुनो, सिंगल समीकरण थी, ऊपर वाली नीचे वाली में अंतर दिया। कई दफ़ा क्या कर देता है, दो समीकरणें लिख देता है। जैसे कि V1 बराबर 100 साइन ओमेगा टी माइनस मान लो कि π/3, ठीक है, और V2 लिख देगा 100 साइन ओमेगा टी माइनस π/6। अब अपन से सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए V1 और V2 के बीच में फेज अंतर कितना है। सवाल समझ में आया? करना क्या है, देखो यहाँ एक ही समीकरण से दो उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ वो ये कह रहा है कि दोनों ही है ना बेस लाइन से कहाँ है, पीछे है। माइनस की मतलब क्या है, जैसे देखो हमें वेक्टर डायग्राम बनाना था यूँ, है ना, समय के सापेक्ष, लेकिन वो क्या कर रहा है कि V1 जो है ना वो बेस लाइन से π/3 पीछे है। मैंने आपको कई दफ़ा लिखवा दिया है। पाई का मान अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री। मेरे दोस्त ऐसे जो साइड में छोटे छोटे पॉइंट लिखते हैं ना, इनको आप खुद भी लिख लिया करें। ये वो चीज़ें हैं जो बताई नहीं जाती लेकिन कई दफ़ा एग्जाम में आ जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, π/3 180 में 3 का भाग दो, कितना उत्तर आ रहा है, 60 डिग्री। वो कह रहा है कि V1 जो है ना वो 60 डिग्री पीछे है, तो 60 कहाँ आएगा, लगभग यहीं आएगा ना। कहाँ पर आएगा, V1 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 60 डिग्री लगभग यहीं बनेगा। ठीक बात है। V2 पर आओ, π/6 करवा रहा है, 180 में 6 का भाग दो, 30 डिग्री पीछे। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि V2 जो है ना वो 30 डिग्री ही पीछे है। बताओ बात समझ में आई क्या? अब यहाँ 2-3 तरह के आंसर बनते हैं इस समीकरण से। सारे एक एक करके लिखवा दूँ, ध्यान से समझना। पहली बात क्या है, पहला पॉइंट ये है कि V1 और V2 में से आगे पीछे कौन है ना। तो V1 जो है ना वो V2 से लैगिंग है, यानी पीछे है। समीकरण से ही पता लग रहा है ना, ये रही समीकरण आपके सामने। गुरुजी उल्टी परिभाषा भी तो पूछ सकता है, V2 जो है वो V1 से आगे है यानी लीडिंग है। सबसे बड़ा जो पेपर में सवाल आता है वो आता है कि V1 और V2 के बीच में फेज अंतर कितना है। देखो ये 30 डिग्री पीछे है, ये 60 डिग्री पीछे है, तो फिर दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ, यहाँ पर कितना अंतर आया, 30 डिग्री का। सबसे बड़ा सवाल बता रहा हूँ। अब इसको मैं एक तरीके से और आपको याद रखने का छोटा तरीका बताऊँगा, लेकिन पहले लिखवा दूँ। V1 और V2 में अंतर या के बीच अंतर में नहीं लिखेंगे, के बीच लिखेंगे भाई। V1 व V2 के बीच अंतर कितना है, तो 30 डिग्री का अंतर है। बताओ बात समझ में आई क्या? कोई समस्या नहीं है। अब सुनो इस समीकरण के सवाल। जब निशान समान दिशा के हो, जैसे दोनों माइनस माइनस है, अगर प्लस भी होते तब भी अंतर 30 डिग्री का ही होता, क्योंकि उस समय दोनों आगे होते। ये 30 डिग्री आगे, ये 60 डिग्री आगे। सुन लो दोबारा। अब मैं आपको यहाँ पर 2 लाइनें लिखवा रहा हूँ, बोर्ड तो दिख ही रहा है सबको। लाइन क्या लिखवा रहा हूँ, यदि समीकरणों में, मेरे दोस्त ऐसे डायरेक्ट लैंग्वेज कोई नहीं लिखाएगा आपको, वो पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। मैं सिर्फ खड़ी भाषा में समझा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर पर लेकर जा रहा हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि आपको जल्दी अच्छे तरीके से चीज़ें याद रहेगी। यदि समीकरणों में यदि समीकरणों में
चिन्ह है यानी साइन, जैसे ये वाला साइन समान हो, समान मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस एक जैसा होना चाहिए। जैसे इस समीकरण में थे दोनों कैसे थे, माइनस, तो ध्यान से समझना, प्लस प्लस या माइनस हो तो कुल फेज अंतर दोनों के अंतर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जो 1 और 2 दोनों मान आएंगे ना, आपको उन दोनों मान का अंतर करना है। जैसे ये मान था, ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, दोनों का अंतर कर दो। लेकिन इसी में देखो दूसरी लाइन है, यहाँ लिखवा रहा हूँ इस साइड, यदि समीकरणों में चिन्ह विपरीत हो तो टोटल अंतर योग के बराबर होगा। टोटल अंतर कितना होगा, योग के बराबर। जैसे एक इनमें से प्लस होता और एक माइनस होता, विपरीत निशान का मतलब क्या है, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस वाला आगे जा रहा है, माइनस वाला पीछे जा रहा है। बता देता हूँ, अगला एग्जाम्पल लेकर देखो। एग्जाम्पल लेकर क्या, मान लीजिए कि V1 ये है 100 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री और V2 है 100 साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। ये लो भैया, बनाओ इसकी समीकरण। इसकी समीकरण गुरुजी ये रही, ये हमारी बेस लाइन है। हमें V1 को 30 डिग्री आगे दिखाना है, हमें V2 को 45 डिग्री पीछे दिखाना है। अब बताओ 1 से लेकर 2 तक अंतर कितना हुआ, 75 डिग्री अंतर आया कि नहीं आया। बात समझ में आ रही है ना। आ जाओ, इसके कुछ मान लिखवाता हूँ। V1 यहाँ पर V2 से आगे है यानी लीडिंग है, V2 V1 से लेगिंग है, V1 और V2 के बीच 75 डिग्री का अंतर है। बताओ बात समझ में आई क्या। ये है सबसे बड़ा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ निशान देखने हैं, दोनों में से कोई प्लस माइनस का होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये माइनस का होता तो 30 डिग्री नीचे आ जाता, ये प्लस का होता तो 45 डिग्री आगे चला जाता। 30 और 45, सिंपल सी बात है, माइनस वाला पिछड़ रहा है, प्लस वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, गैप दोनों के बीच में बढ़ रहा है। पहले प्लस और बाद में माइनस हो, पहले माइनस और बाद में प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दोनों अंतर को जोड़ना है, दोनों को योग करना है। जैसे यहाँ 45 डिग्री होता और यहाँ 60 डिग्री होता तो उत्तर 105 होता। विपरीत निशान हो गए, योग कर दो। अगर ये दोनों समान निशान के होते तो उत्तर होता 15 डिग्री। दोनों प्लस प्लस होते या दोनों माइनस माइनस होते तो हमारा आंसर 15 डिग्री होता। बताओ एक सवाल समझ में आया क्या। दोबारा सुन लो अब हमेशा के लिए। फेज अंतर समझ में आ गया ना आपको। पेपर में छोटा सा सवाल पूछ लिया जाए तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सावधानी आपको रखने के लिए बोलूँगा। ऐसा नहीं कि इतना सा पढ़ लिया कि जी हो गया। इसमें सावधानी ये रखनी है कि कई दफ़ा वो क्या करता है कि वोल्टेज के आगे तो लिख देता है साइन, करंट के आगे लिख देता है कोस, तो ये मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। खैर, एक बार आप इतना लिख लो ताकि हम लेवल में आ जाएं, ठीक है ना। एक एक करके लिखो।
पहली बात तो ये कि इस समीकरण में ये आ जाता है पेपर में क्वेश्चन, मान देकर आपसे कहेंगे कि इसकी तात्कालिक मानों की समीकरण बताओ कैसे बनेगी। ये तात्कालिक मान की समीकरण कहलाती है। या फिर समीकरण देकर पूछ लेता है, दिल्ली मेट्रो पूछ चुका है, यूपीपीसीएल पूछ चुका है। लिखो भाई, फटाफट लिखो। ये लो, अब पूरा स्क्रीन रोकने का मौका है आपके पास। चलो पॉइंट नंबर 2 पर आ जाओ। इसमें कोई अंतर नहीं है, ये बेस लाइन पर था, ये बेस लाइन से पीछे है। अगर यहाँ प्लस हो जाए तो वो बेस लाइन से आगे निकल जाएगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी में आप चाहो तो समीकरण एक और लिख लेना, आप अपनी तरफ से लिख लेना, इसी पेज को बड़ा कर लेना। कैसे लिखोगे, माइनस वाली जगह प्लस दिखाना है, तो ये तो बेस लाइन पर ही रहेगा और वो प्लस वाला आगे निकल जाएगा, चीज़ें यहीं बदल जाएगी। रोको फटाफट से वीडियो को और लिखो। टॉपिक बढ़िया है, कवर कर लेना। ये आ गया। अब इस तरह से जब दे दे आपको अंतर के रूप में, यहाँ कुछ भी लिख देगा वो, चाहे तो मान सीधा लिख कर दे देगा जैसे अगले सवाल में मैंने दिया, और चाहे तो वो प्रतीकात्मक रूप से लिख कर दे देगा पाई, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, कहीं लिख लेना। और ये इस तरह की जो विशेष बातें हो ना, इनको अपने नोटबुक में हाशिए के ऊपर लिख लिया करो, उस पेज पर जहाँ और कुछ भी नहीं लिखते हो आप। जब वो नोट्स बनाते हो ना, फिर वो अलग चीज़ है, तो पेज खोलते ही वो दिखाई देती है, तो रिपीट भी रहता है। इसको लिखो फटाफट से, आगे चलूँ। ये है दूसरा वाला, ठीक है। इसमें दोनों निशान विपरीत थे, इसलिए योग हो गया, और टोटल अंतर कितने का हो गया, 75 डिग्री का हो गया। अगर दोनों निशान समान होते, +30 +45, तो अंतर जो होता यानी थीटा जो होता वो 15 डिग्री होता, ठीक है। अगर दोनों माइनस के होते, -30 डिग्री -45 डिग्री, तब भी थीटा 15 डिग्री होता। बात समझ में आ गई ना। और जब उल्टा है तो फिर योग के बराबर है, ठीक है। आगे चले। अब मैं आपको साइन और कोस में अंतर बताता हूँ। दरअसल साइन और कोस में ये अंतर होता है कि वो घड़ी के पेंडुलम की तरह चलते हैं। पेंडुलम का मतलब है, कहते हैं कि जब जब साइन का मान बढ़ता है तो कोस का मान घटता है, और जब जब साइन घटता है तो कोस बढ़ता है। ये घड़ी के पेंडुलम की तरह चलते हैं। इसलिए जब कोई समीकरण लिख दे आपको, जैसे मान लो 100 sin ओमेगा टी 10 cos ओमेगा टी। अब अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो दोनों इन फेज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन देखो यहाँ साइन लिखा हुआ है, यहाँ कोस लिखा हुआ है, तो फिर याद रख लेना यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का अंतर है। कितना अंतर है, 90 डिग्री का अंतर है। तो फिर परिपथ का पावर फैक्टर कितना होगा, 0, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ परिपथ की जो वास्तविक शक्ति है ना, वो 0 होती है। दरअसल ये पेपर में सवाल आया हुआ है कि बताओ सर्किट में पावर कितनी है। बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए, करें क्या। तो फेज अंतर 0 डिग्री नहीं बताना है, ये कह रहा है कि ये साइन में जिस वैल्यू पर है ना, ये कोस में उस वैल्यू पर है। तो भाई बड़ा सिंपल है, मैं आपको 2 वैल्यू बता दूं। अगर आप मान 0 के हिसाब से चलते हैं तो अगर साइन 0 डिग्री पर है तो इसका मान 0 होता है। तो अगर हम कोस में 0 का मान की बात करें तो कोस 90 का मान 0 होता है। तो वो कह रहा है कि अगर वोल्टेज साइन में यहाँ है तो करंट कोस में यहाँ है अपनी जगह पर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है। ये आगे पीछे कहीं दिखा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताओ बात समझ में आई क्या। साइन और कोस की समझ में आ गई। लिख लो इस पेज को भी फटाफट से। और क्या लिखवाऊँ मैं इसमें, न्यूमेरिकल आते हैं, वो तो अगली क्लास में करवाएंगे। न्यूमेरिकल स्पेशली होते हैं इसके। पहले फ्रीक्वेंसी के न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर आरएमएस, पीक वैल्यू, औसत वैल्यू, उनके न्यूमेरिकल आएंगे, फिर इस समीकरण के न्यूमेरिकल आ जाएंगे। या इसको साथ में ले लेंगे अब सबको एक साथ ही। चलो वीडियो रोक कर लिख लेंगे ना। देखो फिर और क्या रह गया गुरुजी। अब इसमें वैल्यू आती है,
एक एग्जाम्पल के मान से बताना चाहूँगा ताकि चीज़ें यही साथ में क्लियर हो जाए। जैसे v बराबर 100 साइन और 100 पाई टी लिख दिया। अच्छा, इसमें पेपरों में कई तरह के सवाल, कई बार समय पूछ लेता है वो। ये जो होता है ना, ये तात्कालिक मान होता है हमेशा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं जिसको अपन। तो कई बार वो क्या करता है कि यहाँ पूछ लेता है, वो कहता है कि इस समीकरण में कितने सेकंड बाद इसका तात्कालिक मान 86 वोल्ट हो जाएगा, बताओ। तो फिर यहाँ आपको 86 रखना है और समय ज्ञात करना है। तो इसके पूरे बड़े तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं आपको करवाऊंगा जरूर। टेस्टों में मैंने दिया हुआ है, फाउंडेशन बैच जो हमारा ऑफलाइन हुआ था उसमें मैंने डाले हुए हैं। तो आप फंडामेंटल एसी का वो टेस्ट अटेंड जरूर करें, आपके कोर्स में भी ऐड है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको लिखवा दूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि इस सर्किट का पीक मान कितना है, तो 100 वोल्ट है। मेरे दोस्त, जब हम पीक मान ज्ञात कर लेते हैं तो आरएमएस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो पीक मान का 0.707 निकलता है, इसका मतलब 17.7 वोल्ट है। फिर कोई आपसे कहे कि बताओ इसका औसत मान यानी मीन वैल्यू कितनी है, तो औसत मान जो है वो 0.637 इंटू पीक होता है, तो 63.7 वोल्ट हो जाएगा। परिपथ का फॉर्म फैक्टर और वो कितना है आपसे पूछे तो बाद की बात है। अब आपसे पूछे कि ओमेगा का मान बताओ कितना है, कोणीय आवर्ती, तो 100 पाई है। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो दरअसल फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, तो ये जो अपना ओमेगा होता है ये 2 पाई एफ के बराबर होता है। मैं क्लास में बता चुका हूँ पिछले में। तो यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ओमेगा बटे 2 पाई होगा कि नहीं। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ओमेगा बटे 2 पाई। ओमेगा का मान कितना है 100 पाई, इसमें 2 पाई का भाग दो, फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। अब कोई आपसे ये कहे कि बताओ इसका समय अंतराल कितना है, तो 1 बटा फ्रीक्वेंसी होता है, 1 बटा 50 करोगे 0.02 सेकंड आएगा। ये कैलकुलेशन मेरे तो रटी हुई है, देखो इतने एग्जाम्पल हमने कर लिए तो चीज़ें याद हो जाती है। आप एक बार क्रॉस मैच करवा लेना। पहली बात ये बताओ, इतने क्वेश्चन समझ में आए क्या? 1 2 3 4 5 और 6। एक समीकरण देकर वो हमसे 6 सीधे मान पूछ सकता है, सवाल समझ में आया। बाकी 7वां सवाल यूँ पूछ सकता है अपन से कि 10 सेकंड बाद बताइए इसका ये तात्कालिक मान कितना होगा। तो समय को आपको यहाँ 10 सेकंड रखना है, जिसको 10 सेकंड को ओमेगा टी में फिर 180 डिग्री रखते हुए हल करना पड़ेगा। फिर साइन की एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थोड़ा लंबा सवाल है बट हो जाता है। और दूसरा सवाल ये आएगा कि कितने सेकंड बाद ये मान इतना हो जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं। टोटल एक समीकरण में से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ बात समझ में आई क्या? टॉपिक पूरा करवा दिया है, आराम से नोट कर लेना। मुझे लगता है बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल और होंगे, दोबारा भी करवाऊंगा तो पॉइंट एक एक समझ में आ जाएगा। पहले इसकी कंसेप्ट समझो, थ्योरी समझो और इतने आप नोट्स बनाओ। जब हाथ से लिखोगे ना, गारंटी दे रहा हूँ 50% चीज़ याद हो जाएगी, बाकी 50% रिवीजन से हो जाएगी, न्यूमेरिकल से हो जाएगी। हल करोगे तो 3 बार पढ़ना है, लिखना है, रिवाइज करना है और न्यूमेरिकल हल करके देखना है। 100% गारंटी देता हूँ टॉपिक कवर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।